नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services. I hope you all are fine. And अभी आपका यहाँ पर यूपीपीसीएस का एग्जाम जस्ट आने वाला है एंड आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी समस्या है, दिक्कत है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक जो है सर्वे की हो, चाहे किसी भी तरीके की वीडियो हो, आपको हर टाइप की बजट और हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियोस मिल जाएंगी। कवर दैट, जितना ज्यादा हो सके उसमें से कवर अप कीजिए सो दैट आपका मैक्सिमम स्कोर बन सके। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है जो कि कहता है कि भाई हमें शहरीकरण पे सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अगला बहुत फेमस हो गया, पोषण भी पढ़ाई भी बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है कि हमें पोषण के साथ साथ पढ़ाई दोनों चीजें होनी चाहिए। अगला बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज पे फोकस होना। अगला क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। फिर है इथेनॉल की ब्लेंडिंग। अगला है हरित सागर। तो सबसे पहला शहरीकरण पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि शहरीकरण पे यहाँ पर अभी ये बोला गया है, दिल्ली हाईकोर्ट का एक अभी आया है कि भाई भोजनालयों को सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं करना है और अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हमारी एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो पूरा दिल्ली में ये सारी चीजें संभालती है, उन्होंने ये बोला है कि भाई अब हर जगह पर, चाहे वो फुटपाथ है, सड़क पे है, वहां पे जो होता है ना कि जगह जगह पर सब लोग वहां पर अपना तंदूर लगाते हैं खाना बनाने के लिए, जो है अलग से वो कोई चिकन का स्टॉल ओपन कर रहा है, कोई तंदूर लगा के वहां पर ओपन कर रहा है, तो साउथ इंडियन लगा रहा है कोई। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगाने हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन सी हैं ये चीजें। तो यहाँ पर क्या होगा कि शहर के क्षेत्रों में जितने भी फुटपाथ पर यहाँ पर अतिक्रमण हो जाता है, एनरोचमेंट हो जाती है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। तो देखो यार, ऐसा क्यों होता है कि ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? के पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता है। तो बिल्कुल इसके पीछे हमें जो एक रीजन बताया गया है वो क्या है। देखो भाई, इसके पीछे रीजन ये है, कुछ इस तरीके का है। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? शहरीकरण का मतलब होता है कि भाई लोग जो है उनके ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया होती है। जब आप गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई शहरों में ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, शहरों में आपको अच्छी खासी नौकरी हो गया, उस पर्पज से जो है लोग मूव करते हैं। और बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो शहरों की पॉपुलेशन है ना, वो बहुत बढ़ती जाती है। सबको ये चीज अच्छे से पता होगी, सबने इसके बारे में सुना हुआ है। तो देखो भाई, शहरों की पॉपुलेशन तो बिल्कुल सही बात है, बढ़ती जाती है, काफी ज्यादा बढ़ती जाती है, बट ये हमारी जीडीपी भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके कारण क्या है? देखो, ये अर्बनाइजेशन का टॉपिक ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर अपनी जो एग्जाम देख के आएगा 14 तारीख को और उसको पता है कि भाई मेरा यूपीसीएस का प्रीलिम्स जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा, मैं कट ऑफ क्रॉस कर सकता हूँ, तो मुझे उस स्टूडेंट से यही कहना है कि आप लोग जो अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना ये अर्बनाइजेशन का टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, शहरीकरण का। क्योंकि शहरीकरण के लिए हमें इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। शहरीकरण क्या है और भारत में शहरीकरण के जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो अगर कॉमन सा क्वेश्चन है तो उसको प्रिपेयर तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अच्छा सा आंसर तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये सारे फैक्टर्स के बारे में लिख सकते हो कि भाई औद्योगिकीकरण बहुत ज्यादा होता है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे अच्छी खासी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है। तो तभी जो ग्रामीण के लोग हैं ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। प्लस मॉडर्नाइजेशन बेटर है, आपको
बहुत अच्छे लेवल पे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। हॉस्पिटल्स में सारी टाइप की सुविधा मिलेंगी, एक्सरे से लेके हर एक टाइप की सर्जरी, हर एक चीज का इलाज मिल जाएगा, जो गांव में संभव नहीं होता। आज के समय में वहां पर भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बट एज कंपेयर टू जो शहर है वहां के मुकाबले थोड़ी कम है। उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक स्टेप है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, और भी फैक्टर्स देख लेते हैं। अगला फैक्टर जैसे कि रूरल और अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को यहाँ पर माइग्रेट भी करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्ट लगता है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज दिखती है, और फिर उस बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छी दिखती है। साथ ही साथ सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं, जैसे बहुत ही बेसिक बेसिक सी जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट सारी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो शहर के रीजन है वहां पर क्राउडिंग बढ़ती जाती है, ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती जाती है, और फिर जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, वो धरी की धरी रह जाती है। एक समय में दिल्ली को बहुत अच्छे से प्लान किया गया था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा, लेकिन क्या फायदा हुआ, आज की प्लानिंग तो धरी 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 रह गई, क्योंकि फ्यूचर का तो प्लान नहीं था ना, उसमें नहीं पता था कि पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोजन हो जाएगा। फिर जो है अपराध भावना भी बढ़ती जाती है, श्रम, स्लेव्स का काम कराना, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स ड्रग्स आत्महत्या, रेप, ऐसे केसेस शहरों में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्राइम बढ़ते जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा अर्बन के लैंड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर अक्वायर करना शुरू कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जो है वो एक तरीके से बोल दिया जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और फिर वहां पे क्या डेवलप होने लग जाते हैं, स्लम्स, जैसे कि महाराष्ट्र में है धारावी, बहुत बड़ा स्लम एरिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम रीजन है। तो स्लम रीजन बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई, तो स्लम रीजन बढ़ते जाएंगे, पुअर सिटी का मैनेजमेंट नहीं होगा सही तरीके से, मैनेजमेंट, चेन्नई के फ्लड्स वगैरह, ऐसी चीजों का मैनेजमेंट जो है वो खराब होता जाता है। तो सरकार ने क्या स्टेप लिया, सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन किया कि भाई सिटीज को भी स्मार्ट करेंगे। और देखो, स्मार्ट सिटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ वहां पर जाके वाईफाई लगा दो हो गया स्मार्ट, इंटरनेट दे दो हो गया स्मार्ट, नहीं। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें बनाना जो सिटीजन फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल। आप सिटीजन के लिए भी काम करेंगे, और वो आपका आगे आने वाले टाइम के लिए भी बहुत काम करेगी। फिर है अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन जिसमें आप बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं वो आपको हर जगह पे प्याऊ का मिलना, हर जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन, बस स्टॉप का बना होना, रेलवे स्टेशन का बना होना, एयरपोर्ट्स का बना होना, और उसमें जो भी हमारे पुअर पीपल हैं या जो चल नहीं पाते, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। सबके लिए अलग अलग से सिग्नल सुविधाएं सब प्रोवाइड करना। ऐसे ही सरदार पटेल शहरी आवास योजना 2022 में झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उनकी सुविधा के लिए उनको किफायती पक्के मकान बना के दिए जाएंगे, टिकाऊ मकान दिए जाएंगे, ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, हृदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके की योजनाएं शुरू की गई। और फिर उसके बाद नीति आयोग ने अपना पूरा एक स्टार्ट करा है प्लान। नीति आयोग ने इसके ऊपर काफी सारी जगह पे काम किया, सिंगल एक जगह नहीं, मैं बहुत सारी जगह की बात कर रही हूँ। नीति आयोग ने बहुत सारी चीजों पे काम किया है। नीति आयोग ने एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करके स्टार्ट किया, ताकि सारी जगह पे वो जो भी सिटीजन हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनका कंपटीशन है, हर चीज की तैयारी अच्छे से कर सके आगे आने वाले के लिए। उन्होंने, भाई देखो, जितनी भी प्लानिंग होती है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सके, क्योंकि इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। आज के टाइम पे हर एक पॉलिसी सिर्फ एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाई जा रही, क्यों? क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तो नुकसान तो सभी को झेलना पड़ेगा, और इंडिया की तो पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, तो नुकसान तो बहुत झेलना पड़ेगा इस चीज के लिए। इस चीज के लिए यहाँ पर ये पूरा जो है वो एक स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो भाई वही है, कंक्लूजन यही है कि देखो बिल्कुल सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कुल मिलाकर के सबको यहाँ पर आगे बढ़ना है, तो एक अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसमें हम लोग यहाँ पर लोगों की जो गुणवत्ता होती है ना, जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है, बहुत ज्यादा अच्छी करने की जरूरत है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन पर्यावरण पे ध्यान देते हुए, पर्यावरण पे उसका प्रभाव कम से कम पड़े, इस बात पे ध्यान रखते हुए चीजों को देखना चाहिए। ठीक है,
SDG 11 को यहाँ पे लेके आना चाहिए। SDG 11 यही है। देखो भाई, इंडिया के अंदर आप देख सकते हो अर्बनाइजेशन थोड़ा कम है, बाकी कंट्रीज में कितना ज्यादा है, ब्राजील में कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए याद रखिएगा। बाकी आप इस डेटा को अपने मेंस के एग्जाम की आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। आप मेंस की जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसके लिए आप इस पूरे डेटा को, बेसिक बेसिक फैक्ट्स है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसके अंदर, इसको सिर्फ आप एक लर्न कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़िया। आगे सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है भाई पोषण भी पढ़ाई भी। आपने सुना होगा ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है, पोषण भी मिलना चाहिए, पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पे क्या है, आंगनबाड़ी पे फोकस किया जाएगा। जैसे कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर प्री स्कूल के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो यहाँ पर बनाई गई है, उसमें बच्चों की जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो हमारी आर्टिकल नंबर 45 में DPSP में भी लिखा हुआ है, उसके लिए किया है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर आंगनवाड़ी बना तो दिए गए हैं पर काम थोड़ी करते हैं उतने अच्छे तरीके से, ध्यान तो देना पड़ेगा। तो वहां पर एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो ऐसी एक भोजन मिलना चाहिए सभी हमारे बच्चों को, कि उनमें जो एक बैलेंस डाइट, बेसिक बेसिक जो चीजें होती है ना, वो उनको प्रोवाइड हो जाए, बिल्कुल बेसिक। हम बात ही नहीं कर रहे फैंसी चीजों की, तो हम कोई ऑर्गेनिक आइटम्स की तो बात ही नहीं कर रहे भाई। दालें हो गई, ये प्रोवाइड तो करनी चाहिए ना। भारत में तो दाल कितनी ज्यादा बनती है, कितनी ज्यादा कंज्यूम भी होती है, तो ये तो प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अपने लोगों को बिल्कुल बनती है। तो यहाँ पर हर स्कूल यहाँ पे फॉलो करेगा इसको, पोषण भी पढ़ाई भी, जिसके अंदर उनको जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन 2 घंटे की दी जाएगी डेली बेसिस पे। 2 घंटा इनफ है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की पढ़ाई और थोड़ा बहुत प्ले प्ले एक्टिविटीज करना, क्योंकि बच्चे कहाँ अभी ABCD इतना 6 साल के बच्चे सीख जाएंगे, सीख जाते हैं पर कम, है ना। प्ले एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उनको जो है वहां पर जन सेविका बनाए जाए, वहां पर फाउंडेशन बनाई जाए, प्राइमरी टीचर्स वहां पे रिक्रूट किए जाए, और उनको मदर लैंग्वेज में, मदर टंग जो है उनकी, अगर कोई कन्नड़ का है तो कन्नड़ लैंग्वेज में, मराठी है तो मराठी लैंग्वेज में, उनको उस लैंग्वेज में वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझे बात को? चलिए, अगला आर्टिकल है हमारा बाल विवाह के ऊपर, चाइल्ड मैरिज। अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है जो ये कह रहा है, यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन के लिए ही काम करता है। तो यूनिसेफ का यहाँ पर ये कहना है कि जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर बाल विवाह की वजह से संकट आया हुआ, उसको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी धीमा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है अभी सबका ध्यान किस पे चल रहा है, क्लाइमेट के ऊपर, कोविड से उभर करके आ रही है, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। वर्तमान में करीब 640 मिलियन लड़कियों और महिलाओं की शादी बचपन में ही कर दी गई। पहले धीरे धीरे ये वृद्धि होने लगी थी कम, और कोशिश की गई थी कि भाई 2030 तक आते आते इस पूरे को समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरह से। कोशिश तो देखो यही की गई थी कि हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे सारी चीजों को, लेकिन इंडिया में ये चीज बढ़ती जाती है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस होती है, उसमें से 1/3 मैरिजेस इंडिया में होती है। आप देख सकते हो, सोच सकते हो इस बात का क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि देखो यार, भारत के अंदर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बोल दिया जाता है कि बेटियां हुई हैं, बेटियों को लेकर के वो एक रिस्पेक्ट ना मिलना, बेटियों को लेकर के एक वो धारणा बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत गलत धारणाएं भारत में चल रही हैं, जिसको सुन करके मुझे ये चीज एक्सप्लेन करते हुए भी अपने स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा एक ना मन में दुख सा लगता है कि यार आज भी ये चीज क्यों एग्जिस्ट करती है, लाइक ऐसा क्या और क्यों। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीजें हैं कि भाई लोगों का ये सोचना कि यार बेटी होगी तो आगे चल के शादी करनी है, पढ़ाई का खर्चा उठाना है, फिर शादी हो जाएगी। ठीक है, सेफ्टी का इशू होता है, मतलब पेट्रियार्की सोच है। कारण तो देखो असीमित है, मैं बताने लगूंगी तो कारण असीमित से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है रोकने की। पर बात वही है ना कि मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी लोगों की, जो सोच है लड़कियों को लेकर के। और सरकार को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने ही लेने हैं, दोनों को मिलके काम करना है, ताकि आगे आने वाले समय में महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट, और किसी भी बेटी को संसार में आने से पहले ही ना मार दिया जाए। ये चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। तो अभी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शादी की एज जो है, ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि शादी की एज को 21 साल कर दिया गया। ये बहुत जरूरी भी था, बहुत अच्छा भी है, और बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। तो ये सरकार ने लागू किया। बाकी धीरे धीरे इसके अंदर काफी चीजों में अब सोच में चेंज आया है।
मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले के मुकाबले नहीं आया चेंज, चेंज आया है, पर एग्जिस्ट तो आज भी करती है। आज की भी ये सेंचुरी है जिसमें एग्जिस्ट तो आप भी सब जानते हैं कि एग्जिस्ट ये चीज करती है। और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सरकार जो है ये भी कहती है कि भाई जो खर्चा होगा आगे आने वाली हमारी बेटियों के लिए वो सरकार तक देने को यहाँ पे तैयार है। ठीक है, सरकार भी यहाँ पर काफी हद तक खर्चों को देना करने के लिए, काफी सारी चीजों के लिए, जब बेटी पैदा होती है तब वहां पे थोड़ा सा अमाउंट देने के लिए, ताकि पेरेंट्स पे कम से कम बर्डन आए, ऐसी चीजें सरकार करती है। लेकिन वही है कि हर चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो उम्मीद यही है कि बिल्कुल आगे आने वाले समय में चाइल्ड मैरिजेस जैसी चीजों को डिक्लाइन भी नहीं, ये आर्टिकल्स मुझे सिर्फ आपको पॉजिटिवली बताना पड़ेगा। तो बड़ी खुशी होगी उस दिन मुझे कि जब मैं आपको ये टॉपिक को एक पॉजिटिव नोट में बताऊंगी कि देखो ऐसे यहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट अब करती नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो बहुत अच्छा लगेगा उस दिन, और इंतजार है उस दिन का कि जब ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा है इसके अंदर, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, त्रिपुरा है, काफी ज्यादा है यहाँ पर चाइल्ड मैरिज, जबकि गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, यहाँ पे बहुत कम चाइल्ड मैरिजेस के देखने को मिलते हैं। बाकी वही आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिहार, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें आपको सबसे ज्यादा देखने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अपनी एक फिच रेटिंग्स निकाली है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.2% से 6% तक रिड्यूस होने वाला है। फिच रेटिंग एक अमेरिका की एक एजेंसी है, तीन रेट एजेंसीज हैं, मूडी है और एक स्टैंडर्ड है, जिसमें से एक और है ये वाली जो फिच रेटिंग्स, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया है 1975 में, जो यहाँ पर ये बताती है कि भाई एक कंट्री के अंदर उनका पूरा एनालिसिस करती है, मात्रात्मक गुणात्मक पूरी तरीके से विश्लेषण तैयार करके ये बताती है कि भाई यहाँ पर अगर कोई ऋण लेता है तो क्या जोखिम रहता है उसको, और इन्वेस्टर्स अगर वहां पे इन्वेस्ट करना चाहें तो उनका जोखिम की मात्रा किस तरीके से रहने वाली है, मतलब पूरा डिटेल में सारी चीजों को यहाँ पर ये बताता है। एक कंट्री का पूरा स्टॉक का क्या चल रहा है, बॉन्ड का क्या चल रहा है, अगर वहां पे वो किसी को भी सेल करते हैं चीजों को, साख न्यूनता विनिमय क्या होता है, हर एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई, इंडिया को यहाँ पर बीबीबी की एक जो है वो रेटिंग दे दी गई थी, और तो इन्होंने फोरकास्ट किया जो आगे आने वाले समय में, उसमें यही बताई है चीजों को कि थोड़ा सा अभी यहाँ पर चांस है कि ये रिड्यूस में जाएगा, ऐसा इनका कहना। ठीक है भाई, और अगर हम बात करें कि एजेंसीज इंडिया में कौन कौन सी जो इस तरीके की बताती है, वो है सेबी, क्रिसल, आइक्रा, केयर, ये सारी एजेंसीज है जो कि इंडिया में बताती है। वैसे तो मैक्सिमम इसमें जो काम रहता है वो सेबी देखती है, सेबी यहाँ पर पूरी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बताती है, तो सेबी है, बाकी और भी है, बट सेबी प्रॉपर तरीके से 1992 में जो बनाई गई थी महाराष्ट्र में जिसके हेडक्वार्टर्स है, वो यहाँ पर पूरी चीजों को एक्सप्लेन करती है, हमें बताती है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल में बढ़ते हैं। इथेनॉल की ब्लेंडिंग बहुत न्यूज में चल रहा है। अभी शुगर की जो मिल्स है उसमें 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा, जिसमें हम लोग पूरे लक्ष्य को कंप्लीट कर सकते हैं। कम चीनी उत्पाद के बावजूद भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ऑयल मार्केटिंग वगैरह और सारे रीजन में हम लोगों की कोशिश यही है कि जो शुगर है उसको और इम्प्रूव किया जा सके इसमें। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है यहाँ पर कि इथेनॉल को एक मिक्स कर दिया जाता है जिसमें इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से मिलता है इथाइल अल्कोहल, और उसमें और चीजें मिक्स करके इसको इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर शुगर केन से जुड़े हुए जितने भी गन्ने के आधारित जो कच्चा माल होते हैं उनके रूप में इसको तैयार किया जाता है। तो उसके अलावा भारतीय खाद्य निगम और मक्का के साथ मिलकर के इथेनॉल यहाँ पर अभी ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंडिंग का मतलब वही मिक्स कर दिया जाता है। तो 2022 तक टारगेट था कि इसको हम अचीव करेंगे, 10% ब्लेंडिंग करना शुरू करेंगे, तो अब इसमें इंप्रूव करने की बात कर दी गई है, जिससे फायदा क्या होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है ना अगर, तो उसके लिए हम लोग बाहर से जो कच्चा माल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको कम मंगवाएंगे, भारत में ही उसकी आपूर्ति कर ली जाएगी, और इससे जो है हमें पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कम
लेवल पे पॉल्यूशन को फैलाता है। पेट्रोल की तुलना में इसकी लागत भी कम है और ये पॉल्यूशन भी कम फैलाता है। तो इस तरीके से क्रॉप को पहले लिया जाता है, जो भी यहाँ पर गन्ना है जैसे शुगर का, शुगर में फिर आगे उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, उसकी प्योरिफिकेशन की जाती है, इथेनॉल बनता है, फिर उसमें जो है मिक्स किया जाता है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल में ब्लेंड किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में ले जा करके जितने भी पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पर जा करके उसको यूज में लेके आया जाता है, फिर हम कंज्यूमर्स तक वो सारी चीजें पहुंचती जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है जो मैनेज किया जाता है। सो आपको इसके बारे में छोटा सा आइडिया होना चाहिए। लास्ट आर्टिकल है हमारा हरित सागर के ऊपर। अभी हमारा ग्रीन पोर्ट के लेके हरित सागर यहाँ पे तैयार किया गया है। हरित सागर क्या चीज है, जो कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, जितने भी पोर्ट्स बने हुए हैं, कितने पोर्ट्स हैं भारत में, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वैसे बता दूं आपको 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ के एग्जाम में, कितने हैं, क्या है, कौन संभालता है, ये क्वेश्चन आया था। तो अभी हरित सागर का ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स बने हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में हाइफा पोर्ट है, उसको अडानी ग्रुप ने अपने अंडर कर लिया है, हाइफा पोर्ट। उसके अलावा हाइफा पोर्ट के अलावा कराईकल पोर्ट ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसको भी अपने अंडर कर लिया अडानी ग्रुप ने। तो इस तरीके के जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सारे पोर्ट्स को यहाँ पर जिसमें भी बंदरगाह है उनमें हमें यहाँ पर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल वो वाला जो है पूरा पर्पस के रूप में यहाँ पे चलता है। इन सब में जितने भी यहाँ पर सॉलिड वेस्ट आते हैं उनको रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकिल करना, ऐसी गाइडलाइंस यहाँ पे तैयार की गई है। सारे इंडियन पोर्ट से एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होंगे सिर्फ उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी गाइडलाइंस आई। ठीक है भाई। तो इसके पूरे दिशा निर्देश तैयार की गए हैं ताकि हम लोग बंदरगाहों को बेटर एक इम्प्रूव कर सके, क्लीन कर सके, ग्रीन कर सके। उसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, विंड एनर्जी बनाना, हर चीज उसमें हम एक तरीके से एक अच्छे से टाइमलाइन बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे सके, एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के रूप में तैयार कर सके, ताकि हम भारत में आगे चल के हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आज का हमारा क्वेश्चन है राइट टू वॉक। यहाँ पर राइट टू हेल्थ तो सुना था राजस्थान लेके आया था, चलो ये तो बहुत ही अच्छी चीज थी। अब ये राइट टू वॉक क्या चीज हो गई, तो भाई यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट है ना, उनकी वहां पे डेथ होने लग गई है काफी ज्यादा। तो इसके लिए यहाँ पर NHAI और इन सब चीजों ने यहाँ पर अलग से राइट टू वॉक करके एक नया बनाया है। चलने का अधिकार होना चाहिए, पहला राज्य बना है जिसमें NHAI यहाँ पर सारी चीजों को देखेगा कि भाई सबके लिए एक अलग से फुटपाथ, हर रोड पे सबके लिए अलग से फुटपाथ होना चाहिए और एक साइकिल का ट्रैक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मतलब यूनिक है, मतलब काफी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल 100% कह दिया और इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही है कि अभी धीरे धीरे करके यहाँ पर होना चाहिए। ये 2010 में एक व्यक्ति थे असीजा, उन्होंने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया था, तब से ये चीज न्यूज में चल रही है। तो इसलिए डायरेक्शंस यहाँ पे दिए गए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को कि आपने इस तरीके से एक जो है अलग से रोड्स बनानी है, जिसमें साइकिल के लिए बनाना, फुटपाथ के लिए, वो आपको पूरा यहाँ पर तय करा जाएगा रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स की यहाँ पर वो आई है रिपोर्ट जिसके अंदर काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोड एक्सीडेंट्स की प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि अलग से एक ट्रैक बना दो। इजी है ना, और बढ़िया भी चीज है, गलत नहीं है इसके अंदर कुछ भी। तो उस हिसाब से ये पूरा इनिशिएटिव चलाया गया है। पंजाब है, अभी राइट टू हेल्थ आपने सुना होगा, राइट टू हेल्थ भी पास हुआ था, अब ये पास हो गया। ठीक है भाई, ये इस पूरे को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इंडो थाई की कॉर्पेट, इंडिया और थाईलैंड की यहाँ पर थाईलैंड नेवी के साथ हमारी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉर्पेट एक्सरसाइज। अब ये कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो क्या सोचने में लग रही है,
अब ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज क्या चीज के लिए है, इसको भी हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया और थाईलैंड के बीच में अंडमान सी में हो रही है। तो अभी 22 मई को जो है वो शुरू होने वाली है। तो एक ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सारी स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है। 32nd एडिशन यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, इंडिया और थाईलैंड के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। दो कंट्रीज के बीच में जो जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप लोगों को पढ़ती जानी है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हम एक कंट्री के साथ नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये 3 मई से 10 मई तक हुई है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में 35th नंबर का यहाँ पर 35th नंबर की है, छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पर, 32nd नहीं है, 35th नंबर की है ये। 3 मई से 10 मई के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, 32nd की जगह आपका 35 है यहाँ पर। बाकी भाई जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, सागर इनिशिएटिव, उस सागर इनिशिएटिव के तहत ही इस पूरे को यहाँ पे चलाया गया। सागर इनिशिएटिव में हमारे जितने भी इंडियन ओशन के रीजन में आने वाले जो भी टच करते हैं उसको, हमने उन सबके साथ अपने रिलेशंस को बेटर बनाना है। और वही जो हमारा सागर इनिशिएटिव है उसी के तहत इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक इनिशिएटिव है, इसको दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन आएंगे भी तो बिल्कुल इस वाले टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं उस पे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें कोई घुमा फिरा के बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। सीधा पूछते हैं कहाँ पे हुआ, किसके साथ हुआ, नाम बता दो, खत्म बात, बस इतना ही इसमें पढ़ना होता है। तो अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिएगा ये पूरा। और ये कौन से के तहत है, सागर के तहत है। छोटे से यहाँ पर मिस्टेक है, 35th नंबर का एडिशन अंडमान सी भारत में ही ऑर्गेनाइज की गई है। और ये अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है भाई, एवरीबॉडी क्लियर, यहाँ तक सबको पूरा क्लियर है? यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिएगा। और यूपीपीसीएस की तैयारी सब लोगों की बढ़िया चल रही होगी। आई होप सब लोगों का, जिसने भी बहुत अच्छे से दिल से मेहनत करी है, जिसने भी वीडियोस को रेगुलर देखा है, क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करी है और दिल लगा के पढ़ाई करी है, तो मान के चलिए सबका क्लियर होगा। आप बस तरीके से लगे रहिए, एक ही दिन है, अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा आप मत करिए, बिल्कुल भी आप पढ़ाई में घुसिए मत। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, अब एक ही दिन बचा है, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब आप थोड़ा रिलैक्स करिए एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, अब ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़िए, अब सीधा रिलैक्स करके अपना थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक ही दिन है। बाकी कैसा रहा जरूर हम देखेंगे, कवर करेंगे इस पूरे एग्जाम को। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।